हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग गवर्निंग फैक्टर फॉर रेट ऑफ रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। मतलब प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिक्रिया के वेग के विषय में पढ़े थे और आज हम लोग प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में पढ़ेंगे। प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जैसे आपका प्रतिकारक का सांद्रण है, प्रतिकारक की प्रकृति है, प्रतिकारक की भौतिक अवस्था है, टेम्परेचर है मतलब ताप है, उत्प्रेरक है मतलब कैटलिस्ट है, और रेडिएशन सनलाइट मतलब सूर्य प्रकाश है। मेरे कहने का मतलब प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले 6 फैक्टर्स हैं, 5 कारक हैं। नंबर 1 में है आपका प्रतिकारक का सांद्रण, नंबर 2 में है प्रतिकारक की प्रकृति, 3 नंबर में प्रतिकारक की भौतिक अवस्था, चौथा या 4 नंबर कहेंगे ताप है, 5वां उत्प्रेरक है और छठा सूर्य प्रकाश है। अब ये हम लोग जानेंगे ये कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये पहला है आपका ये प्रतिकारक का सांद्रण। तो प्रतिकारक का सांद्रण जो है हम लोग प्रतिक्रिया के वेग में पढ़े थे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है ये प्रतिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। मेरे कहने का मतलब कि प्रतिकारक का सांद्रण बढ़ेगा तो प्रतिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, और प्रतिकारक का सांद्रण घटेगा तो प्रतिक्रिया का वेग भी घटेगा। चूँकि रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया के वेग जो है प्रतिकारक के सांद्रण से प्रभावित होता है। ठीक है ना। और ये दूसरा फैक्टर था आपका प्रतिकारक की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, स्वभाव। मतलब प्रकृति में जितने भी नेचर में जितने भी सब्सटेंस है उस सभी पदार्थ का स्वभाव या प्रकृति समान नहीं होता है। कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो वेरी फास्टली रिएक्शन करते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्लोली रिएक्शन करते हैं। सिंपली ये आप सोडियम का नाम सुने होइएगा। सोडियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है, ये कॉपर है, सोना है, चांदी है। इसमें ये सभी मेटल्स ही हैं। इसमें सोडियम जो है आपको खुले हवा में स्वयं विस्फोट कर जाते हैं, पानी में भी रखिएगा तो पानी में स्वयं जो है जलने लगते हैं। लेकिन ये मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम के मतलब रिबन को, फीता को आप जलाइएगा भी तो धीरे धीरे जलता है, मतलब फास्टली नहीं जलता है, सोडियम की तुलना में वेरी स्लोली। उसके बाद आप लोहा को देखिए, लोहा में भी रस्टिंग होता है लेकिन वेरी स्लो होता है, मतलब कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से कॉपर है, सिल्वर और गोल्ड है, ये सभी वेरी लेस एक्टिव एलिमेंट, जल्दी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सोडियम में जो है फास्ट रिएक्टेबल है, तुरंत जो है मतलब आपको रिएक्शन कर जाता है, हवा में खुद विस्फोट कर जाता है। तो हम ये कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड को, मतलब रेट को, पदार्थ की नेचर जो है, प्रकृति है, वो भी प्रभावित करता है। क्योंकि सभी पदार्थ जो है समान वेग से अभिक्रिया नहीं करते हैं, कुछ तीव्र वेग से अभिक्रिया करते हैं तो कुछ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। जैसा कि हम लोग देखें, ये सोडियम आप केरोसिन ऑयल के अंदर जो है से मतलब केरोसिन ऑयल में छुपा कर रखते हैं। इसको जो ही आप एटमॉस्फेयर में लाते हैं तो स्वयं मतलब सेल्फ जो है से एक्सप्लोज हो जाता है, विस्फोट कर जाता है, ये जलने लगता है। पानी में भी डालोगे तो पानी में भी आग लग जाता है। लेकिन मैग्नीशियम है, लोहा है, कॉपर है, इसके साथ ऐसी मतलब रिएक्शन नहीं होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड को या रेट को या कहिए वेलोसिटी को ये जो रिएक्टेंट की नेचर है वह भी प्रभावित करता है। तो 2 हुआ, पहला हुआ प्रतिकारक का सांद्रण, दूसरा प्रतिकारक की प्रकृति। अब तीसरा फैक्टर्स है आपका प्रतिकारक की भौतिक अवस्था। प्रतिकारक की भौतिक अवस्था, नेचर, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। भौतिक अवस्था से मतलब होता है उसका आकार। ठीक है ना। तो अगर कोई केमिकल सब्सटेंस का आकार जो है मतलब टुकड़ा जो है बड़ा हो तो वह
किसी दूसरे पदार्थ के साथ रिएक्शन वेरी स्लोली करता है, धीरे धीरे करता है, लेकिन उसी तरह के टुकड़ों को, उसी तरह केमिकल सब्सटेंस को अगर हम ग्राइंडिंग कर देते हैं, पीस देते हैं, बूक देते हैं, तब जो है हम किसी दूसरे पदार्थ के संपर्क में लाते हैं तो तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है, मतलब जल्दी रिएक्ट करता है। जैसे सिंपली एग्जाम्पल है, एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, बड़ा सा टुकड़ा लीजिए, उस टुकड़ा को मतलब एक गिलास पानी में डाल दीजिए और जल्दी नहीं घुलता है। लेकिन वैसा ही एक दूसरा टुकड़ा लीजिए, पहले उसको ग्राइंडिंग कर लीजिए, उसके बाद उतना ही पानी मतलब एक दूसरे गिलास में ला करके डालिए, तो देखते क्या है कि जल्दी डिजोल्व कर जाता है, जल्दी मतलब घुल जाता है। इसका मतलब ये है कि ग्राइंडिंग कर देने के बाद उसका बाहरी आकार का क्षेत्रफल है ना, बड़े टुकड़े की तुलना में बढ़ जाता है, इसलिए वाटर के संपर्क में ज़्यादा जाता है ना, इसलिए वो जल्दी घुल जाता है। अगर इसको आप नहीं फॉलो किया तो मान लीजिए कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा कुंदा है, सिल्ला जिसको बोलते हैं, उसमें उसको आप जलाने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे क्या कि वह जलता, पहला नंबर तो वह जलेगा जल्दी नहीं, अगर पकड़ भी लेता है तो धीरे धीरे जलता है और पूर्ण रूप से जल नहीं पाता है। लेकिन वैसा ही लकड़ी के एक दूसरे टुकड़े को लीजिए और उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में, पीस में विभक्त कर दीजिए, कुल्हाड़ी से उसको काट कर एक पीस बना लीजिए, उस पीस में आप आग लगाइएगा, जलाइएगा तो जल्दी जल करके आस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिकारक पदार्थ की भौतिक अवस्था भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड को, वेग को प्रभावित करता है। मतलब अगर प्रतिकारक की बाहरी सतह का क्षेत्रफल अधिक है तो वह रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, बाहरी सतह का क्षेत्रफल अगर कम है तो वैसी स्थिति में उसका स्पीड कम होगा। थोड़ा ये अजब तरह का लगता होगा, जैसे एक बड़ा टुकड़ा है तो आप उसको बाहरी सतह का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसको ग्राइंडिंग कर दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, उस सभी छोटे टुकड़ों का बाहरी सतह का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़िए तो पहले वाले मतलब बड़े वाले की तुलना में कई गुना अधिक हो जाता है, ठीक है ना। तो टुकड़ों को, बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देने पर उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, घटता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड को, मतलब वेग को जो है प्रतिकारक पदार्थ की भौतिक अवस्था ही प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये तीन ठो हम लोग समझे, पहला प्रतिकारक का सांद्रण, दूसरा प्रतिकारक की प्रकृति, तीसरा प्रतिकारक की भौतिक अवस्था। अब ये फोर्थ है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। ये टेम्परेचर भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, ये रासायनिक अभिक्रिया में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो उसका स्पीड बढ़ता है, टेम्परेचर को घटा देते हैं तो उसका स्पीड घटता है, ठीक है ना। यही कारण है कि ठंडा जल में चीनी धीरे धीरे घुलता है, लेकिन उसी पानी को आप, उसी मतलब पानी और चीनी के विलयन को आप हीट कर देते हैं तो उस विलयन में चीनी जल्दी घुल जाता है। मेरे कहने का मतलब ठंडा पानी में चीनी धीरे धीरे घुलता है, लेकिन गर्म पानी में चीनी तेजी से घुलता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड को टेम्परेचर भी प्रभावित करता है। अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो प्रतिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम होगा, घटाइएगा तो प्रतिक्रिया के वेग कम होंगे, घटेंगे। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ये ताप भी प्रभावित करता है, टेम्परेचर भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये चार फैक्टर हुए। पहला हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, और चौथा हो गया टेम्परेचर। अब हम लोग देखेंगे कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट भी रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड को प्रभावित करता है। सबसे पहले जाने कि कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे अथवा घटा दे, स्वयं अपरिवर्तित रहे, मतलब अपने आप में कोई चेंजिंग नहीं होने दे, तो उस पदार्थ को हम कैटलिस्ट उत्प्रेरक कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड को कैटलिस्ट भी प्रभावित करेगा, ठीक।
ठीक है ना। सिंपली ये जैसे आपका पोटासियम क्लोरेट है, पोटासियम क्लोरेट को आप गर्म करेंगे तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन उतना नहीं प्राप्त होता है। अब मान लीजिए उसी के बीच में आप मैग्नीज डाइऑक्साइड को ले आते हैं, मतलब पोटासियम क्लोरेट को ही मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो पहले के अपेक्षा ज़्यादा और जल्दी पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इसका मतलब प्रतिक्रिया के वेग को ये कैटलिस्ट भी प्रभावित करता है। तो ये पोटासियम क्लोरेट के टूटने में मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वह एक कैटलिस्ट के रूप में भूमिका निभाता है। वह खुद पार्टिसिपेट जो है न रिएक्टेंट के साथ होता है न प्रोडक्ट के साथ आता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। जैसे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में हर जगह हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण नहीं करते। लेकिन उस हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में Pt प्लैटिनम नामक है ना एक पदार्थ को लाते हैं, मेटल को लाते हैं, तो उसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर जल बनाता है। इसका मतलब यहाँ पर Pt जो है आता है तो उसकी प्रेजेंटेशन में वह दोनों आपस में मिल जाते हैं और जल बनाते हैं। यहाँ Pt कैटलिस्ट का कार्य करेगा। तो मेरे कहने का मतलब किसी पदार्थ की उपस्थिति में कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, या तो उसका स्पीड बढ़ जाए या घट जाए, तो उसको हम कैटलिस्ट के रूप में जानेंगे। तो हम ये एट लास्ट ये कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड को कैटलिस्ट भी प्रभावित करता है। कैटलिस्ट की उपस्थिति में स्पीड बढ़ सकता है या घट सकता है। तो इस तरह से 5 फैक्टर हुए। पहला हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, चौथा है टेम्परेचर, और पांचवा हो गया आपका कैटलिस्ट। अब एक लास्ट है आपका ये सनलाइट रेडिएशन, इसको सूर्य प्रकाश अथवा विकिरण कहते हैं। यह कुछ ऐसी अभिक्रिया है जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। अगर सूर्य प्रकाश न हो तो अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का आप नाम सुने। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा भोजन तैयार करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। चाहे डिटेल से ये कह सकते हैं कि पौधों द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में है ना मिट्टी से खनिज लवण प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट बनाने और ऑक्सीजन प्रदान करने की अभिक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर सूर्य प्रकाश नहीं हो तो पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो ये पौधे जो ऐसे मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे। इसलिए पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य प्रकाश का होना जरूरी है। अब एक्सपेरिमेंटली आप कर सकते हैं। 2 पौधे लीजिए, एक को जो ऐसा आप सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखिए गमला में लगाकर, दूसरे को जो ऐसे मतलब वैसा ही गमला में लगा करके आप अंधेरे रूम में रख लीजिए। डेली दोनों में आप वाटर डालिए सेम क्वांटिटी में। आप 10 से 15 दिन में देखेंगे कि जिसको आपने धूप में सूखने के लिए डाल दिया वो हरा भरा रहता है ना, उसमें फूल पत्ती आने लगते हैं, उसका ग्रोथ होता है। लेकिन जिसको आपने अंधेरा में छुपा कर रख दिए उसमें पीलिया रोग हो जाता है, मतलब पीला होने लगता है, मुरझा जाता है, वो डेथ कर जाता है, ठीक है ना, उसका ग्रोथ नहीं होता है। इसका मतलब सनलाइट भी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन क्लोरीन आपको ऐसे आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन को सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। मीथेन है, ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। अगर सूर्य प्रकाश नहीं हो तो मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो हम लोग देखते क्या है कि ये मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, इसमें 6 फैक्टर्स हुए। ये पहला हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, चौथा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और पांचवा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये छठा सनलाइट और रेडिएशन। एक का एक्सप्लेनेशन हम लिख दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रतिकारक की सांद्रण,
प्रतिकारक के साधारण में इस तरह से आप दो पंक्ति दे सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक के साधन के समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिकारक का साधन बढ़ने पर प्रतिक्रिया का वेग बढ़ता है और प्रतिकारक का साधन घटने पर प्रतिक्रिया का वेग घटता है। अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड को साधन भी प्रभावित करता है। चूंकि हम पिछले वीडियो में पढ़ा था कि dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c के, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इट मीन्स dx/dt समानुपाती है c के, मतलब dx/dt बराबर kc, वेयर dx/dt आपका रेट ऑफ रिएक्शन प्रतिक्रिया की वेग है, c कंसंट्रेशन सांद्रण है, k जो है से आपका रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक है। इसी तरह से और का भी हम लोग लिख लेंगे या लिख सकते हैं, जैसा कि हम बोले नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आप दो पंक्ति दे सकते हैं कि प्रतिक्रिया के वेग को प्रतिकारक की प्रकृति भी प्रभावित करता है। सभी पदार्थ समान वेग से अभिक्रिया नहीं करते हैं, कुछ तीव्र वेग से करते हैं, कुछ धीमे वेग से करते हैं। उस तरह से तीसरे में भी आप लिख देंगे प्रतिकारक की भौतिक अवस्था, मतलब प्रतिकारक पदार्थ की बाहरी सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिक्रिया का वेग अधिक होगा, प्रतिकारक पदार्थ की बाहरी सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिक्रिया का वेग कम होगा, अर्थात प्रतिक्रिया के वेग को प्रतिकारक की भौतिक अवस्था ही प्रभावित करेंगे। ये चौथा में ये आपका टेम्परेचर है। आप ये दे सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के रेट को ताप भी प्रभावित करता है। अगर ताप बढ़ता है तो प्रतिक्रिया का वेग बढ़ता है और ताप घटता है तो प्रतिक्रिया का वेग घटता है। जैसे आपका ये ठंडे जल में चीनी का धीरे धीरे घुलना, जबकि गर्म जल में चीनी का तेजी से घुलना। पांचवा है कैटलिस्ट, या कैटलिस्ट भी प्रभावित करता है। आप कह सकते हैं, आपसे कोई पूछे कि भाई कैटलिस्ट क्या होता है, तो आप पहले बोल दें कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को घटा दे अथवा बढ़ा दे, स्वयं अपरिवर्तित रहे, उसको कैटलिस्ट कहेंगे। ठीक है ना। यह कैटलिस्ट भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड को प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि हाइड्रोजन ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाता है। और एक लास्ट है सनलाइट, सूर्य प्रकाश। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कुछ ऐसी अभिक्रिया हैं जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। ठीक है ना। अगर सूर्य प्रकाश हो तो अभिक्रिया होती है, सूर्य प्रकाश न होती है तो अभिक्रिया नहीं होती है। मतलब सूर्य प्रकाश भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, जैसा कि प्रकाश संश्लेषण। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।